हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम अगेन लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2015 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर से सामान्य अध्ययन से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो इसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर का ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, सेकंड इज लॉर्ड डलहौजी, थर्ड इज लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड फोर्थ इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेजली। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉर्ड वेलेजली ने भारत में हो रही जो मिशनरी गतिविधियां हैं उनको आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना था, क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लैंड से आए जो त्रिमूर्ति यानी कि मिशनरी थे, जिसमें आपका जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड, ये कलकत्ता में अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इन्हें विध्वंसकारी और शांति के लिए खतरा कहकर उन्हें कलकत्ता में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो 1902 में जो आयोग नियुक्त किया गया था भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए, तो उसकी स्थिति की जांच पड़ताल के लिए यानी कि उसके आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जिसमें दिए गए हैं बेथून, जेम्स थॉमसन, डब्ल्यू हंटर या फिर थॉमस रेलिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने 1902 में, कब फ्रेंड्स, 1902 में सर थॉमस रेले या फिर थॉमस रेलिंग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिया जा सकता है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो थॉमस रेले या फिर थॉमस रेलिंग का नाम की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और फ्रेंड्स, आयोग द्वारा जो दिए गए सुझाव थे उनके आधार पर जो अधिनियम था वो 1904 में पारित किया गया था। तो यदि अधिनियम की बात पूछी जाए तो वो 1904 में पारित किया गया था। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थॉमस रेलिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा, तो आप भी अपनी तरफ से अपना जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और लास्ट में फ्रेंड्स आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। तो यहाँ पर मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूँगा कि जो तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो उनका जो आयोजन हुआ था वो लंदन में हुआ था। तो इसमें जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 यानी कि 1930, 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक हुआ था, आयोजित किया गया था। और इसमें जो भारतीय यानी कि किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें भारतीय उदारवादी दल के नेता, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग और व्यापारी वर्ग और रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इस सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। यह भी क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। तो इसमें जो भाग नहीं लिया था वो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यानी कि कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की यदि मैं बात करूं तो 7 नवंबर 1930, कब फ्रेंड्स, 7 सितंबर 1931,
7 सितंबर ये डेट आपको नोट डाउन करनी है। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। कब तक? 1 दिसंबर 1931 तक ये सम्मेलन चला था। और इसमें कांग्रेस की तरफ से एकमात्र जो प्रतिनिधि के रूप में आए थे वो आए थे गांधी जी। महात्मा गांधी ने इसमें हिस्सा लिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये लिया था आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और फ्रेंड्स यहां पर मैं बात करूं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो वो हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। और फ्रेंड्स इसमें कांग्रेस ने इस सम्मेलन का, यानी कि जो चला था, इसमें कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। यह भी हमें याद रखना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो तीनों मैंने आपको बताए थे कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए उनका आयोजन कहां पर हुआ? लंदन में हुआ। तो यहां पर तीनों के विषय में पूछा गया है। तो तीनों के विषय में इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। और इतनी सफिशिएंट एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जो मिलती है फ्रेंड्स, वो भी अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। तो जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन के बदले आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। तो दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली दरबार है वो 1911 में आयोजित किया गया था। ब्रिटिश के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और उनकी जो महारानी मैरी जब भारत आए थे तो उनके स्वागत में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार में ही जो बंगाल का जो विभाजन है वो उसको रद्द किया गया था। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। बिहार और उड़ीसा, ये भी नोट डाउन करना है, बिहार और उड़ीसा को इसी दौरान अलग कर दिया गया था। और ये जो विभाजन है इनका वो 1912 से लागू हुआ था। तो इसमें राइट आंसर हुआ दिल्ली दरबार 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित देशों की उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का सही क्रम बताइए। यानी कि हमें नॉर्थ टू साउथ इसको क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे जो नॉर्थ की साइड में आएगा फ्रेंड्स वो आएगा आपका मंगोलिया। तो मंगोलिया का मतलब पहले आएगा 4 ऑप्शन। फिर उसके बाद में आपका आता है स्पेन। स्पेन यहाँ पर दिया गया है तीसरा नंबर। और उसके बाद में आएगा मैक्सिको। मैक्सिको का जो नंबर दिया गया है वो 2 दिया गया है। और फिर बचता है हमारा अर्जेंटीना जो कि आपका 1 नंबर है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 के फलों के उत्पादन में शीर्षस्थ रहा है? यानी कि फल के उत्पादन में किसका शीर्ष स्थान रहा है? और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2015-16 से रिलेटेड पूछा गया था, क्योंकि ये 2015 में एग्जाम था। तो फ्रेंड्स अभी करंट के सिनेरियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर उस समय जो 15-16 का डाटा था उसके अकॉर्डिंग जो उत्पादन की जो स्थिति थी वो थी सबसे ज़्यादा, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की। किसकी थी फ्रेंड्स? इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन यदि मैं कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 की मैं बात करूं, कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट यदि मैं 2018 की बात करूं, तो फ्रेंड्स जो शीर्ष स्थान है यानी कि भारत में फल उत्पादन का, तो उसमें आता है नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, सेकंड पर आता है महाराष्ट्र, थर्ड पर आता है उत्तर प्रदेश और फोर्थ पर आता है आपका गुजरात और फिफ्थ पर आएगा आपका एमपी। तो ये हमारा क्रम होगा 2018 जो कि कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा यानी कि युग्म सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो दिया गया है सबसे पहले नंबर का ऑप्शन, दैट इज बांदीपुर अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कर्नाटक में है, ये बिल्कुल सही है। तो ये तो सही मैच कर रहा है। एंड नेक्स्ट है पाखल। जो पाखल जो है फ्रेंड्स ये है आपका तेलंगाना में, यानी कि ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये है किसमें? ये आपका आता है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में आता है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है
सिकरी देवी हिमाचल प्रदेश में है और दाची गांव ये आपका आता है जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ पर महिला साक्षरता पूछी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सेंसस 2011 की यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की साक्षरता का जो प्रतिशत था वो सर्वाधिक था। यहाँ पर आप देखेंगे लक्षद्वीप का। किसका था फ्रेंड्स? लक्षद्वीप का था। उसके बाद आपका अंडमान निकोबार, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, दमन दीव, इस तरह से ये क्रम था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित की गई थी? तो कौन से साल में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये देखेंगे आप 1988, 90, 92 और 94 में दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1990 यानी कि 1990 में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 263। कौन सा है फ्रेंड्स? 263। इस 263 में क्या प्रावधान है? इसमें है कि केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना और अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है ये आर्टिकल। तो इसमें संघीय व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने में वित्त आयोग व अखिल भारतीय सेवाओं के साथ साथ अंतरराज्यीय परिषद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना है यानी कि अंतरराज्यीय परिषद की जो स्थापना हुई तो वो 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा की गई। और किसकी सिफारिश पर की गई यदि पूछ लिया जाता है तो ये की गई सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल सिद्ध होता है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, फेसबुक ग्रुप पर हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर हैं, आप उनके पास इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक को प्रेस करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सभी वीडियोस के जो पीडीएफ हैं और फ्रेंड्स जो वीडियो का जो लिंक है वो आपको वहां पर अवेलेबल होता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी वहां पर आती रहती है। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपका आने वाली जो भी वीडियो है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां पर उपलब्ध होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स 1992 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1992 में हुआ था। और इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इसका जो मेन पर्पज था वो था स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। तो ये हमें याद रखना है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वो हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जैसा कि ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सहायता या फिर समान नागरिक संहिता। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सलाह बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुफ्त कानूनी जो सलाह है उसका जो प्रावधान है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत संविधान में क्या बाद में ऐड किया गया था। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया गया था? तो ये किया गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, 40वें
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। और यहाँ पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो भाग 4 है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आपके भाग 4 में है। और ये इसका पर्टिकुलर यदि अनुच्छेद पूछ लिया जाए, आर्टिकल पूछ लिया जाए, तो इसका पर्टिकुलर अनुच्छेद है 39 के। क्या है फ्रेंड्स? 39 के। और जिसमें बताया गया है कि गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान है। तो ये हमें याद रखना है कि मुफ्त कानूनी सलाह का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 39 के में है। तो ये भी हमें याद रखना है, भाग 4 अनुच्छेद 39 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जैसा कि डेट्स दिए गए हैं, 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, अगस्त 1951, 6 अगस्त, 6 अगस्त 1952। तो यहाँ पर योजनाओं के निर्माण में राज्य की भागीदारी हो, इसके महत्व को यानी कि स्वीकार करते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने एक प्रस्ताव यानी कि जो कि आपका 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। तो यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया था और जिसमें गठन किया गया था कब? ये डेट है, पर्टिकुलर डेट 6 अगस्त 1952 की। तो ये भी हमें याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 6 अगस्त 1952 को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान विधिक रूप से मान्य है? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज पूछी गई है कि विधिक रूप से मान्य है तो कितनी राशि तक, तो वो हमें बताना है। तो जो 50 पैसे का सिक्का है उसका जो भुगतान है वो 10 रुपये तक भुगतान हेतु क्या माना जाता है? विधिक रूप से मान्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर खाद्य सुरक्षा कानून की बात की गई है। तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 मार्च 2016 से 1 मार्च 2016 से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, संपूर्ण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कर दिया गया था। और इसके तहत जो गरीब परिवार हैं उनको 2 रुपये पर केजी, क्या फ्रेंड्स? 2 रुपया पर केजी, 2 रुपया पर केजी क्या मिलेगा? गेहूं। 2 रुपया पर केजी गेहूं और 3 रुपया पर केजी मिलेगा आपको यानी कि चावल, जो गरीब परिवार हैं। और फ्रेंड्स उनको प्रति माह दिया जाएगा। और प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून 1 जनवरी 2016 से लागू था, लेकिन इसे 1 मार्च 2016 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स आपका 1 मार्च 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और इससे पहले फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन बजट 2016-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर को निम्नलिखित में से किसके साथ संहित किया गया है? तो किसके साथ में संहित किया गया है यानी कि जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो केंद्रीय बजट 2016-17 में जो टैक्स योग्य की जो सेवाओं पर जो टैक्स की सेवाएं हैं उन पर 0.5% की दर से कृषि कल्याण उपकर नामक सेवा कर लगाने का प्रस्ताव है। और जिसमें फ्रेंड्स जो प्राप्तियां होती हैं, प्राप्तियों का उपयोग विशिष्ट रूप से यानी कि कृषि सुधार में, किसान कल्याण से संबंधित कार्यकलापों में और वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त होगा। और ये जो उपकर है ये 1 जून 2016 से लागू हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको सेवा कर यानी कि सेवा कर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छठी आर्थिक जनगणना यानी कि आर्थिक जनगणना की बात की गई है, नॉर्मल जनगणना की बात नहीं, किस वर्ष पूर्ण हुई? तो किस वर्ष पूर्ण हुई? तो फ्रेंड्स ये जो समय यानी कि किस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है,
जब एग्ज़ाम हुआ था और ये उसी टाइम का करंट का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि छठी आर्थिक जनगणना की बात पूछी गई है। तो इसमें आप देखेंगे जो पर्टिकुलर डेट है वो है आपकी जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान। तो यदि छठी आर्थिक जनगणना की बात की जाए तो ये हुई जनवरी 2013 से अप्रैल 2013, यानी कि जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में यदि पहली आर्थिक जनगणना की बात की जाए तो वो हुई थी 1977 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1977 में। और यदि मैं सातवीं आर्थिक जनगणना की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 29 जुलाई 2019 से। और कहाँ से की गई थी इसकी शुरुआत? तो वो की गई थी इसकी शुरुआत त्रिपुरा से। कहाँ से की गई थी? त्रिपुरा से। तो ये भी हमें याद रखना है, यानी कि लेटेस्ट वाला याद रखना है और एक स्टार्टिंग वाला याद रखना है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। 88वें ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर 88वें ऑस्कर की बात की गई है और 2016 की, यानी कि उस दौरान ये एक करंट का क्वेश्चन बना था। तो इसमें पूछा गया था कि 88वें ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो यहाँ पर बात की गई है 88वें ऑस्कर की। तो इसमें जो दिया गया था वो दिया गया था आपका, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए है, स्पॉटलाइट को। किसको दिया गया था? स्पॉटलाइट को दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स मैं यदि 2020 के 92वें ऑस्कर की बात करूं तो वो जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, वो दिया गया था आपका पैरासाइट को। किसको दिया गया था फ्रेंड्स? पैरासाइट को। और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे बोंग जोन हू। बोंग जोन हू को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया था। और यहीं पर मैं यानी कि मैं यदि बात करता हूँ 93वें ऑस्कर की, यानी कि 93 यदि ऑस्कर की मैं बात करूं तो इसमें जो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था नो मैड लैंड को। नो मैड लैंड को दिया गया था। और जिसमें जो बेस्ट एक्टर था वो थे एंटोनी हॉपकिंस। कौन थे फ्रेंड्स? एंटोनी हॉपकिंस। और जिन्हें मिला था द फादर के लिए ऑस्कर। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ बेस्ट एक्ट्रेस की, तो बेस्ट एक्ट्रेस में थी फ्रांसिस मैकडोरमेंड। फ्रांसिस मैकडोरमेंड। और जिन्हें जो ये अवार्ड मिला था वो मिला था नो मैड लैंड के लिए। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं। सबसे पहले बेस्ट फिल्म नो मैड लैंड, बेस्ट एक्टर एंटोनी हॉपकिंस, और उसके बाद में बेस्ट एक्ट्रेस वो थी आपकी जो अभी मैंने आपको बताया फ्रांसिस मैकडोरमेंड। तो ये हमें तीनों याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह 3AC की नई ट्रेन का क्या नाम था, यानी कि क्या नाम है? क्योंकि उस टाइम 2016 की बात की गई है। तो उस टाइम का जो नाम था वो था फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है, ऑप्शन नंबर बी में हम सफ़र। तो हम सफ़र जो कि ये जो घोषित की गई थी ये 2016 के बजट में, यानी कि 3AC की नई ट्रेन को ऐड किया गया था। जबकि फ्रेंड्स 2019 में रेलवे द्वारा इस ट्रेन में स्लीपर कोच को लगाने की भी घोषणा की गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? बांग्लादेश, चीन, जर्मनी या पाकिस्तान, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि फ्रेंड्स पाकिस्तान की संसद पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली ऐसी इमारत बन गई है। और इस उपक्रम के लिए जो चाइना है, चाइना ने 55 मिलियन का जो वित्तीय सहयोग है वो उसको दिया था। और इसकी जो घोषणा है वो सर्वप्रथम 2014 में की गई थी। अभी फ्रेंड्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि जो पाकिस्तान की जो संसद है उसका क्या नाम है। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। 13वें दक्षिण एशियाई खेल सैग, यानी कि साउथ एशियन गेम्स 2019 का जो आयोजन है उसका, यानी कि आयोजन स्थल कौन सा है? काठमांडू नेपाल में, या फिर दिल्ली भारत में, या फिर लाहौर पाकिस्तान, या नेपिडा म्यांमार।
तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू नेपाल। यानी कि जो 13वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन हुआ था वो हुआ था काठमांडू नेपाल में। और फ्रेंड्स जो 14वें दक्षिण एशियाई खेल यानी कि 2021 का जो आयोजन हुआ का आयोजन लाहौर पाकिस्तान में किया जाएगा। 2021 की यदि मैं बात करूं 14वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन वो लाहौर पाकिस्तान में किया जाएगा। तो इस तरह से हमें एक लेटेस्ट वाले और एक जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली हमें लेटेस्ट से कंपेयर करके यानी कि याद करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 2015 की बात कर रहा हूँ और जब पेपर हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में पेपर होने वाला है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो आम की कौन सी प्रजाति है जो जिसको निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो वो दी जाती है अल्फांसो को, यानी कि अल्फांसो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स इसे हापुस भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? हाफुस। क्या है? हाफुस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? सनई, सरसों, जूट या फिर अलसी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें फ्रेंड्स यदि आप देखेंगे सनई और जो जूट है उससे क्या बनता है? रेशा। उससे क्या बनता है? रेशा। और जबकि फ्रेंड्स जो सरसों है उससे केवल तेल की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर बात करूँ अलसी की, तो अलसी की जो खेती है वो उत्तर एवं मध्य भारत में की जाती है और अलसी के जो बीज है उनसे तेल भी निकलता है और जो तेल निकलता है उससे साबुन बनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसके पौधे से जो रेशा निकलता है उस रेशे से कपड़े एवं अच्छी गुणवत्ता वाले पेपर भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि तेल और रेशा दोनों, तो तेल और रेशा दोनों किससे मिलते हैं? अलसी की खेती से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? तो कौन सी ऐसी फसलों का युग्म है जो कि 75% का दलहन प्रोडक्शन करती है? तो इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, चना और अरहर, इनके द्वारा क्या है? 75% यानी कि प्रोडक्शन होता है। और यदि मैं फ्रेंड्स आपको कृषि सांख्यिकी 2018 के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो कुल दाल उत्पादक में यानी कि जो शीर्ष स्थान रहे वो है आपके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, एमपी के बाद आपका राजस्थान और राजस्थान के बाद आपका महाराष्ट्र, यानी कि ये दलहन उत्पादन में यानी कि सॉरी दाल उत्पादन में उत्पादक राज्य रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल को किसने विकसित किया है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है फ्रेंड्स? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको जो विकसित किया है वो किया है भारत और रूस ने मिलकर के, यानी कि एक संयुक्त रूप से जो प्रोडक्शन किया है वो ब्रह्मोस मिसाइल का वो भारत और रशिया के द्वारा किया गया है। इसका जो यदि मैं नाम की बात करूं तो ब्रह्मोस कैसे नाम पड़ा? तो ब्रह्मोस जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में उसकी नदी और रूस की जो नदी है मोस्कवा, मोस्को नदी, मॉस्कोवा नदी जो है उसके नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सुमेलित नहीं है छांटना है, दो पेयर्स दिए गए हैं तो विटामिन और उसका जो स्रोत है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विटामिन ए है गाजर में मिलता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ई ताड़ का तेल, विटामिन डी कोड यकृत तेल। लेकिन यहाँ पर जो विटामिन B6 दिया है वो धान की भूसी दिया गया है जो कि आपका मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है? तो फ्रेंड्स इसका सभी को मालूम होगा कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं तो उसमें किसकी अल्पता होती है? तो उसमें होती है नाइट्रोजन की अल्पता। किसकी अल्पता होती है? नाइट्रोजन की अल्पता, ये सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? तो कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन होता है? तो यहाँ पर यदि मैं जैव अणु की बात करूँ तो जैव अणु क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक
क्या होते हैं, एसिड होते हैं, जिनका निर्माण क्या होता है, सजीवों के शरीर के अंदर होता है। और जैसा कि आप देखेंगे मनुष्यों के जो नाखून हैं, उनके जो बाल हैं, तो उसमें एक प्रकार का जो प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं किरेटिन। क्यों, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसको बोला जाता है किरेटिन प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का दिया गया है और इसमें फ्रेंड्स क्या पूछा गया है कि कोई यानी कि एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। तो क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। तो इस तरह से हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और यहाँ पर हो गया डी। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो ए बी दिया गया है वो दिया गया है 12। ए बी की वैल्यू क्या है 12, बी सी की वैल्यू है यहाँ पर 14 और बी डी की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 20। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है ए सी का मान। तो फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें क्या होता है कि ए सी का जो स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर यानी कि इसका जो विकर्ण है इसका स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर प्लस यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए प्लस, उसके बाद आपका आ जाएगा बी डी का स्क्वायर यानी कि दोनों विकर्णों का जो स्क्वायर है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर यानी कि जो एक इसकी साइड है उसका स्क्वायर, प्लस आपका आता है बी सी का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी फ्रेंड्स हम इसमें जो गिवन वैल्यूज़ है वो रख देंगे और इससे ए सी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली लिख करके बताऊंगा कि इसमें हम इसको ए सी को माना था x, तो x प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2 इंटू 12 का स्क्वायर आएगा, प्लस आपका आ जाएगा 14 का यानी कि बी सी का स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आता है सोल्व करने के बाद में ये आएगा आपका 680 और इस साइड में आप देखेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, 400 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 280। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 280 और 280 में आप देखेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 इंटू 70। 4 इंटू 70 में 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया और अंदर आ गया आपका 70 अंदर। तो 2√70 इज द करेक्ट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो हमें ए सी की जो वैल्यू निकालनी थी और ए सी का मान क्या आया 2√70। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 आदमी और 5 लड़के 168 हेक्टेयर फसल 18 दिन में काट सकते हैं। 15 आदमी 5 लड़के 700 हेक्टेयर फसल कितने दिन में काट पाएंगे, जबकि एक आदमी एक लड़के से 3 गुना अधिक कार्य कर लेता है। तो यहाँ पर आदमी और लड़के का जो रेशो दिया गया है वो दिया गया है m अनुपात बॉय, ऐसे लिख लेता हूँ, मैन रेशो बॉय का अनुपात है 3:1, 3:1 यानी कि कोई काम जो बॉय है वो एक करता है लेकिन जो आदमी है वो उसका 3 गुना कर पाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एक सिंपल एक फॉर्मूले के रूप में रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले m1 T1 अपॉन W1, इसको मैं समझा देता हूँ। m1 का मतलब वो है कि इसमें यानी कि मैन पावर कितना लगा है तो m1, T1 कितने समय के लिए किया लगा है यानी कि कितने समय में उसने काम किया है T1, W1 उसकी एफिशिएंसी है यानी कि वो कितना काम कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा m2 T2 अपॉन W2। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि 15 आदमी 5 लड़के 700 हेक्टेयर फसल कितने दिनों में काट लेंगे, यानी कि दिनों में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब टाइम स्केल हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो जैसा कि इसमें m1 की जगह क्या होगा हमारा 7 आदमी प्लस 5 बॉय, तो m1 की जगह आ गया इनटू टाइम कितना लगा इसको लगा कितने दिन 18 दिन, तो 18 की इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई अपॉन कितना काम किया 168 हेक्टेयर, मतलब उसने क्या किया काट लिया 168 हेक्टेयर फसल को काट लिया। इसी तरह से फ्रेंड्स इज इक्वल टू होगा अभी कितने आदमी दिए गए 15 मैन प्लस बॉय कितने हैं 5 बॉय हैं और अभी कितने दिनों में यानी कि इसको करेंगे वो हमें निकालना है। तो वो सपोज हम मान लेंगे x और अपॉन इसका कितना हेक्टेयर है वो है 700 हेक्टेयर।
तो फ्रेंड्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ में, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ में आपका जो सिंपल होके आएगा वो आएगा आपका 26 इंटू 18 अपॉन 168 इज इक्वल टू 50 अपॉन 700 इंटू एक्स। यहाँ पर थोड़ा मैंने इसको शॉर्ट लिखा है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसको हम जैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 5 से इसको काटेंगे, 5 वन जा 5 और 5 4 जा 20, तो ये हो गया, यानी कि 14 पंजे 70 डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स इसको हम सीधा और सिंपल कर लेंगे, 2 से इसको काटेंगे 13 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 8 और 2 चौक 8, तो इस तरह से यहाँ पर और सिंपल कर लेंगे तो 4 और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 9। तो इसको यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद में जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रेंड्स x इजकल टू 39। क्या आएगी फ्रेंड्स? x इजकल टू 39, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि व्यंजक 8 क्यूब माइनस 36 का एक्स स्क्वायर प्लस 56x माइनस 39 एक पूर्ण घन हो तो x का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें ये व्यंजक दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें हम x इजगल टू 1 पुटअप करेंगे, x इजगल टू 1 पुटअप करेंगे। तो जैसे हम x इजगल टू 1 पुटअप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्यूब माइनस 36, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 56 इंटू 1 माइनस 39। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, इसको सोल्व करने के बाद में आप देखेंगे ये आएगा 8 माइनस 36 प्लस 56 माइनस 39। तो ये सोल्व होकर के आएगा -11। क्या आएगा फ्रेंड्स? -11। यानी कि जो हमारे इसकी जो वैल्यू आई, एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई वो आई -11। अभी फ्रेंड्स आप देखेंगे यदि मैं ऑप्शन साइड से चलता हूं और ऑप्शन साइड से चल करके मैं x की जो मान है यानी कि वो 6 इसमें पुटअप करता हूं तो आप यहाँ देखेंगे -11, तो प्लस क्या होगा 6, तो ये हो जाएगा आपका -5। तो ये पूछा गया है कि पूर्ण घन हो हमें बताना है। तो क्या पूर्ण घन -5 है? -5 पूर्ण घन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अभी हम ऑप्शन 2 रखेंगे यानी कि -11 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -6, तो -6 भी पूर्ण घन नहीं है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट ऑप्शन में रखेंगे -11 प्लस 4, तो यहाँ आएगा हमारा -7, ये भी पूर्ण घन नहीं है। तो अभी हमारा बचा कौन सा आंसर? वो बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। चलो रख करके देख लेते हैं। -11 प्लस 3 इजगल टू क्या आएगा? -8, और फ्रेंड्स -8 को मैं लिख सकता हूँ -2 का होल क्यूब, यानी कि ये एक पूर्ण घन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। x इजगल टू 3 इसकी वैल्यू आएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 30 क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस किया है, जो कि आपके 2015 में जो उत्तर प्रदेश जो आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य अध्ययन से। तो इन सभी के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होगी। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक करके सभी फ्रेंड्स के पास में शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सो दैट फ्रेंड्स नेक्स्ट आने वाली वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।